अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है वर्क, पावर और एनर्जी के ऊपर। और इस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं जी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसके बावजूद जो है हम डटे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी हम वर्क, पावर एंड एनर्जी से। ये टॉपिक इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम इसमें 2 या 3 MCQs आने का चांस है। बज़ाहिर ये बड़ा सिंपल टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। आज उन मिसकंसेप्शंस को भी देखेंगे और साथ हम अपने टारगेट एरियाज़ भी ढूंढेंगे कि कहाँ पर टारगेट करना है हमने MCQs के लिए। तो स्टार्ट करते हैं जी हम सबसे पहले वर्क के साथ। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे पास वर्क की डेफिनेशन है जी। वर्क सिंपली क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट है। ठीक है, किस किस का? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि अगर तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर हम इस पर फोर्स लगाएं F, और फोर्स लगाने से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी, वो भी फोर्स की डायरेक्शन में हो, तो वर्क सिंपली क्या होगा? आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा वर्क। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर हमारी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ इंक्लाइंड हो, यानी कि कोई एंगल बना रही हो, एंगल थीटा, तो इस सूरत में फिर हमें वर्क कैसे कैलकुलेट करना है? फिर हमें सिंपल प्रोडक्ट नहीं लेना, बल्कि फिर हमें लेना है उसका डॉट प्रोडक्ट। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें ये करना है कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमें वो वाला कंपोनेंट लेना है फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। बात समझ आ गई? अगर तो फोर्स खुद ही डायरेक्शन में हो, अगर तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, तो आप सिंपल प्रोडक्ट ले लें, वो वर्क होगा। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में ना हो, उनके दरमियान कोई एंगल हो, तो फिर हमें फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर फोर्स को कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लेना होगा। ये फोर्स का y कंपोनेंट है और ये फोर्स का x कंपोनेंट है। आप देख रहे हैं कि फोर्स का x कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक डायरेक्शन में हो गए। तो इस तरह से हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स और फोर्स का x कंपोनेंट और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ को हम डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ किस कदर पैरेलल है, हाउ पैरेलल अ वेक्टर टू द अदर इज डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर तो वो दो वेक्टर हों ही पैरेलल, तो फिर तो इशू ही कोई नहीं है। लेकिन अगर दो वेक्टर पैरेलल ना हो, तो हमें उन्हें पैरेलल बनाना है। अब कैसे बनाना है? एक वेक्टर के आप कंपोनेंट्स बना लें और आप वो वाला कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, उस कंपोनेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है? वो है x कंपोनेंट। लेकिन ये सूरत हाल उस वक़्त बहुत ही मज़ेदार हो जाती है जब फोर्स किसी भी तरह से डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं आ रही होती। मिसाल के तौर पर जब आप किसी चीज़ को ज़मीन से उठाकर ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। तो इस सूरत में आप अगर किसी चीज़ को उठा के ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है जी, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो तो नीचे की तरफ है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से वर्क फिर कैसे निकालेंगे? तो हम उस सूरत में ये करते होते हैं कि ये अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो हम और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, ये देखें, हमारा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं? इस सूरत में ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, हमने इसका एक वेक्टर लेना है
एक इक्वल वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो इसके बराबर हो लेकिन उसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट हो। तो इस वेक्टर का हमने एक एंटी पैरेलल वेक्टर बनाना है, एक ऐसा वेक्टर बनाना है। ये देखें, ये हमारे पास फोर्स है एफ जी। अगर मैं एक ऐसा वेक्टर बनाऊं जिसका मैग्नीट्यूड एफ जी के बराबर हो लेकिन उसकी डायरेक्शन एफ जी के ऑपोजिट हो, तो इस सूरत में अब हमने क्या किया, हमने फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में बना लिया। इस सूरत में हमारा वर्क क्या होगा, इस सूरत में हमारा वर्क होगा माइनस एफ डी। इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट, जिस तरह मैंने बताया कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि हाउ पैरेलल अ वेक्टर टू द अदर, एक वेक्टर दूसरे के साथ कितना पैरेलल है। तो अगर तो वो पैरेलल हैं तो सिंपल आप उनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करें तो वो निकल आएगा वर्क। लेकिन अगर वो पैरेलल नहीं है तो फिर आपको पैरेलल बनाना है, और कैसे बनाना है, किसी एक वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड करें और उसका वो कंपोनेंट ढूंढें जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हो। जिस तरह इस एग्जांपल में आपने देखा कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो वर्क हम कैसे निकालेंगे, हम फोर्स के एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वर्क आ जाएगा। लेकिन जो एक्स कंपोनेंट होता है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू डी, क्योंकि एफ एक्स का मतलब होता है एफ कॉस थीटा, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये जो एफ डी कॉस थीटा है इसको हम एफ डॉट डी भी लिख सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये हमारे पास आ गया वर्क। इसका मतलब है कि वर्क जो है वो स्केलर प्रोडक्ट भी है, किस किस का, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क हमारे पास ये आ गया जी। वर्क का यूनिट जो है वो जूल है, और जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। और जैसा कि हमें पता है कि जब दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो उनका जो रिज़ल्ट होता है, उनका रिज़ल्ट एक स्केलर होता है, तो वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप सबको इन चीज़ों का पता है। हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा रिमेंबर, यानी कि हमारा वो वाला पोर्शन जहाँ से हमारे MCQs आने का ज़्यादा चांस होता है। तो अब हम करने जा रहे हैं रिमेंबर, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, मूव करें जी। जी, तो सबसे पहले हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट मीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जिस जगह पर फोर्स लगी है उस जगह का डिस्प्लेसमेंट, पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं। अब आप हैरान होंगे कि ऐसा कैसे होता है। हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं रिजिड बॉडीज़ जिसे कहते हैं नॉन डिफॉर्मेबल, यानी कि उन पर फोर्स लगाएं तो उनकी शक्ल में तब्दीली ना आए। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो फिर आप पूरी रिजिड बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। ऐसी सूरत में जब फोर्स लगाएंगे तो पूरी बॉडी मूव करेगी और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से मुराद पूरी बॉडी होगी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ऐसा अगर नहीं है, अगर बॉडी डिफॉर्मेबल है, अगर बॉडी रिजिड नहीं है, अगर कोई बॉडी डिफॉर्मेबल है, डिफॉर्मेबल से मुराद है कि उस पर अगर फोर्स लगाएं तो उसके साइज़ और शेप में तब्दीली आ जाए। तो इस सूरत में डिस्प्लेसमेंट से मुराद सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि जिस पॉइंट पर फोर्स लगी है सिर्फ उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आपको समझ आ रही है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक बैलून है, अगर मैं बैलून को अपने दोनों हाथों से दबाना शुरू कर दूं तो बैलून का जो सेंटर है वो तो मूव नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ बैलून के वही हिस्से मूव कर रहे हैं जहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट पूरे बैलून का तो नहीं है, सिर्फ जहां पर फोर्स लग रही है सिर्फ उन पॉइंट्स का है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है, तो आपने आंखें बंद करके टिक करना है कि डिस्प्लेसमेंट से मुराद है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी। ठीक है, हो सकता है कि होल बॉडी मूव कर रही
हो सकता है गोल बॉडी ना मूव कर रही हो, लेकिन हमने टिक क्या करना है, हमने टिक करना है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर तो वो रिजिड बॉडी होगी तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो पूरी बॉडी होगी, और अगर वो रिजिड बॉडी नहीं होगी तो फिर काम ख़राब होगा। इसलिए हमें जो है वो इस पर गौर करना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के ऊपर। उसके बाद जी वर्क डन इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन फोर्स इज़ कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क डन पॉसिबल होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, या स्प्रिंग इलास्टिक फोर्स है, या और फोर्सेस हैं, तो फिर हमें फोर्स को पहले कांस्टेंट बनाना पड़ता है। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो पहले उसको कांस्टेंट बनाना पड़ता है। उसके बाद है द फोर्स इन फार्मूला ऑफ वर्क इज़ फॉर नेट फोर्स, यानी कि वर्क के फार्मूले में हम यहाँ पर जो लिखते हैं वर्क इज़ इक्वल टू एफ डी, वर्क इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये जो हमारी फोर्स है इससे मुराद नेट फोर्स होता है, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि एक वक्त में एक ऑब्जेक्ट पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हों, तो फिर वर्क आप किसका निकाल रहे हैं, किस फोर्स की वजह से वर्क है। तो हमेशा ऐसी सूरत में हमें क्या करना होता है, हमें नेट फोर्स निकालनी होती है। तो याद रखें वर्क के फार्मूले में जो फोर्स है उससे मुराद नेट फोर्स है, उससे मुराद नेट फोर्स है। उसके बाद द फोर्स इन फार्मूला, अच्छा जी, फोर्स इज़ नॉट नेसेसरली द कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बड़ी अहम बात है। इस फार्मूले के अंदर, ये जो हमारा वर्क वाला फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर W इज़ इक्वल टू एफ डी, यहाँ पर आपको जो फोर्स नज़र आ रही है, अब आप हैरान होंगे, बल्कि आप शायद इस बात को जल्दी एक्सेप्ट ना करें। देखें, जो चीज़ें हमारे लिए नहीं होती हैं उनको हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन साइंस जो है वो वही है, जो फैक्ट्स हैं वो वही हैं। हमारे एक्सेप्ट करने या ना करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं होती हैं उनको जल्दी हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बिलाखिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इस फार्मूले में ये जो फोर्स है ज़रूरी नहीं है कि यही फोर्स डिस्प्लेसमेंट की वजह हो, कोई और फोर्स भी हो सकती है। यानी कि ये जो वर्क आपने निकाला है, ज़रूरी नहीं कि इस वर्क के अंदर जो ये फोर्स है, ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट की वजह बनी हो। वर्क में जब आप वर्क निकाल रहे होते हैं तो उसके अंदर जो फोर्स आ रही होती है, हो सकता है कि वो फोर्स काज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना हो, बल्कि कोई और फोर्स हो, लेकिन वर्क हम फिर भी निकाल सकते हैं। इसकी एग्जांपल, किसी चीज़ को जब उठा के आप ऊपर लेके जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट की वजह कौन सी फोर्स है? क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, या जो आप फोर्स लगा रहे हैं, जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, वो फोर्स काज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी भी आप निकाल सकते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा माइनस एफ डी, और वर्क डन बाय यू पॉजिटिव एफ डी। तो इसका मतलब है कि वर्क के फार्मूले में ये फोर्स जो है ये काज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हो सकता है कि काज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यही हो, और ये भी हो सकता है कि काज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कोई और फोर्स हो। जैसे मैंने एग्जांपल दी अभी कि अगर आप बात करें किसी चीज़ को आप ग्रेविटेशनल फील्ड में ज़मीन से उठा के ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं, तो क्या आपका ख्याल है कि डिस्प्लेसमेंट की वजह ये फोर्स है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है? तो बड़ा क्लियर जवाब है कि डिस्प्लेसमेंट की वजह जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है। लेकिन फिर भी वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाला जा सकता है। अच्छा जी, वर्क इज़ सिंपली ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे होते हैं, आप सिंपली उसको एनर्जी दे रहे होते हैं, और आप वर्क कर रहे हैं, आपकी एनर्जी कम हो रही है, जिस पे वर्क किया जा रहा है उसकी एनर्जी बढ़ रही है। सो वर्क इज़ सिंपली द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। चलें जी आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ वर्क के बारे में है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वर्क जो है ये बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो है ये 90 डिग्री पे ज़ीरो होता है, और 0 डिग्री पे ये मैक्सिमम होता है। कॉस 0 डिग्री इज़ इक्वल टू 1। वर्क इज़ 0 इफ़ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 90। इसकी एग्जांपल है, आप ऐसे रहें, दोनों क्या हो गए? परपेंडिकुलर। आपने सर पे कोई वज़न उठाया हुआ है और आप ऐसे चल रहे हैं, वर्क डन क्या है? 0, क्योंकि आपकी फोर्स किधर को है? ऊपर को। डिस्प्लेसमेंट कैसे? ऐसे। अब देखें, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या हो गए?
परपेंडिकुलर, एंगल क्या बना 90, वर्क क्या हो गया 0। आपने हाथ में पानी की बाल्टी उठाई है और आप चल रहे हैं, वर्क डन क्या है 0, क्योंकि आपकी फ़ोर्स ये है, आपका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, फोर्स वर्टिकल है, क्या हो गया एंगल 90, तो वर्क क्या हो गया 0। ये देखें, आप की फ़ोर्स वर्टिकल है, आपका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, एंगल क्या बन रहा है 90, एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या है 0। अच्छा जी, वर्क इज़ मैक्सिमम इफ़ एंगल इज़ 0। अच्छा, अगर तो एंगल 0 होगा, यानी कि फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो कॉस 0 आपको पता है 1 होता है, और वर्क क्या हो जाएगा मैक्सिमम। और वर्क मिनिमम कहाँ पे होगा, जब एंगल 180 होगा, क्योंकि कॉस 180 जो है, कॉस 180 जो है ये -1 होता है, और वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा -FD, तो ये हो गया मिनिमम वर्क या नेगेटिव वर्क। उसके बाद नो वर्क इज़ डन इफ़ बॉडी कंप्लीट अ रेवोल्यूशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, यानी कि अगर आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंट ए पर है और यहाँ से ये मूव करता है और वापस फिर पॉइंट ए पर ही आ जाता है, तो एक जो कंप्लीट राउंड होता है, एक कंप्लीट राउंड में वर्क डन क्या होगा 0, क्योंकि जहाँ से आपने मूव किया है वहीं पे आप वापस आ गए हैं, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है 0 हो गया है। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से आपका वर्क भी क्या हो जाएगा 0। अच्छा जी, नो वर्क इज़ डन इफ़ सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स क्या होगी 0। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स क्या हो जाएगी 0। और हमने पीछे पढ़ा है कि वर्क के फार्मूले में जो फोर्स होती है ना, वो नेट फोर्स होती है। वर्क के फार्मूले में जो फोर्स होती है वो नेट फोर्स होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगी, या नेट फोर्स की जगह 0 पुट करें, तो डिस्प्लेसमेंट भी वर्क भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि चाहे कोई ऑब्जेक्ट मूव ही क्यों ना कर रहा हो, फिर भी वर्क डन 0 हो सकता है। चाहे वो रेस्ट पे पड़ा हो, फिर तो 0 होगा ही होगा, अगर वो मूव भी कर रहा है फिर भी उसका वर्क डन 0 हो सकता है। शर्त ये है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में हो। आगे हमारे पास है जी 1 जूल इज़ इक्वल टू 10⁻⁷ ERG। ये जो ERG है ये CGS सिस्टम में वर्क का यूनिट है, MCQs आ सकता है। वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स एंड वर्क डन बाय लॉरेंट्ज़ फोर्स इज़ 0। वजह क्या है, सेंटीपिटल फोर्स और लॉरेंट्ज़ फोर्स जो हैं, इन दोनों का जो वर्क डन है ये 0 होता है। और 0 क्यों होता है, क्या वजह है इसकी, ये देखें जी। सेंटीपिटल फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टेंजेंट टू द सर्कल डायरेक्शन में होता है। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 है, और cos 90 0 होता है, इसलिए वर्क डन 0 होगा। जो लॉरेंट्ज़ फोर्स है, लॉरेंट्ज़ फोर्स ये पता है हमें बराबर होती है QV×B, ठीक है जी। तो इसमें जो फोर्स है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, जब परपेंडिकुलर होगी एंगल 90 होगा और वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मूव करते हैं जी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इन कंजर्वेटिव फील्ड्स वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अच्छा, ये कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, इस पे आगे चल के हमने डिटेल से डिस्कस करना है। अभी सिर्फ आप इतना ही जान लें कि कंजर्वेटिव फील्ड जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि मैं अगर फील्ड के अंदर फ़र्ज़ करें कि मैं ये जो मेरा वाइट बोर्ड है, ये फ़र्ज़ करें कि ये कोई कंजर्वेटिव फील्ड है, और इस फील्ड में मैं मूव करता हूँ पॉइंट A से पॉइंट B तक। अब पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने के लिए मैं कोई भी पाथ सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, वर्क डन जो है वो हमेशा सेम होगा, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है जी। इसके अलावा ये भी होता है कि कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज़ इक्वल टू 0। वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज़ इक्वल टू 0। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज़ इक्वल टू 0। यानी कि जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि आप जो है इस तरह से मूव करते हैं, पॉइंट A से आप मूव करते हैं और घूम घुमाकर आप पॉइंट A पर ही वापस आ जाते हैं,
तो आपका जो नेट वर्क है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये देखें अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप डिस्प्लेसमेंट ले लें, अलॉन्ग वाई एक्सिस आप फोर्स ले लें। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर जो एरिया है ये वाला, ये एरिया किसके बराबर होता है, ये एरिया वर्क डन के बराबर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब है कि अगर आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं और आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, वही वर्क सेम फोर्स हो, सेम डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन अगर आप किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे तो वर्क की वैल्यू डिफरेंट आ सकती है, सेम भी आ सकती है, डिफरेंट भी आ सकती है। इसका मतलब ये है कि वर्क डन जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इसकी वजह ये है, हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि लेंथ जो होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, बल्कि लेंथ डिपेंड करती है आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्प्लेसमेंट की जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट आ सकती है, इसलिए वर्क भी डिफरेंट आ सकता है। आगे मूव करते हैं जी। अच्छा जी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये देखें जी, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग पर हमने एक फोर्स लगाई है और ये फोर्स लगा के आपने स्प्रिंग को ऐसे खींचा है। तो ज़ाहिर बात है आपने खींचा है तो स्प्रिंग नई पोजीशन पे चला जाएगा। जब स्प्रिंग नई पोजीशन पे जाएगा तो कुछ ना कुछ वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। तो जितना भी वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, और जो फोर्स ऑफ स्प्रिंग है इसको हम हुक्स लॉ से जानते हैं, ये किसके बराबर होती है, kx के बराबर होती है। तो ये वर्क हमारे पास क्या आ गया, 1/2 kx²। अब इसमें 1/2 कहाँ से आया है, आपको पता है कि वर्क जो होता है ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है, x है, लेकिन जो फोर्स है, शुरू में हमारी जो फोर्स थी वो ज़ीरो थी और बाद में हमारी जो फोर्स है वो kx हो गई। तो हमें यहाँ पर फोर्स की एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज फोर्स हमारे पास क्या आएगी, ये आएगी F1 + F2/2। तो F1 हमारे पास क्या है, 0, और F2 हमारे पास क्या है, kx / 2। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 kx। तो ये फोर्स हमारे पास क्या आ गई, 1/2 kx। अच्छा जी, यहाँ पर आप पुट करें आप वर्क के फार्मूले में, वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स की जगह 1/2 kx और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट की जगह x। तो ये आंसर आ गया 1/2 kx²। तो वर्क डन हमारे पास आ गया जी 1/2 kx²। तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, एक वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है, एक वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स है। तो ये देखें, आप स्प्रिंग को इधर को खींच के लेके जा रहे हैं, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स उसे पीछे की तरफ खींच रही है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को वापस लेके आती है उसकी मेन पोजीशन पर। आप यहाँ पर देखें, हमारा ऑब्जेक्ट चाहे वापस ही क्यों ना आ रहा हो, जब हमारा स्प्रिंग आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, यानी कि जब आप उसे खींच रहे होंगे, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये पॉजिटिव होगा, याद रखें, और वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होगा। लेकिन जब स्प्रिंग वापस आ रहा होगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ, तो उस वक्त वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो पहले पॉजिटिव था अब वो क्या हो गया, नेगेटिव, और वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स अब पॉजिटिव हो गया। वजह कि पहले स्प्रिंग मूव कर रहा था आगे की तरफ, अब मूव कर रहा है पीछे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज होने से वो वर्क जो पहले पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव हो गया, जो पहले नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो गया। चलें जी, आगे मूव करते हैं जी। वर्क इन थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, ठीक है जी। तो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस जो होते हैं हमारे, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में हमारा जो वर्क डन होता है ये बराबर होता है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। यानी कि जब आप किसी भी गैस के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी बढ़ती है या कम होती है। यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स या तो एक्सपैंड होते हैं और या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस सूरत में होता है, वो चेंज इन प्रेशर की, चेंज इन वॉल्यूम की सूरत में होता है। यानी कि जब वो एक्सपैंड करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, और जब वो कंप्रेस होंगे तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा। तो वर्क डन हमारा क्या है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। और अगर आप फोर्स लगाएं वॉल्यूम चेंज ही ना हो, इफ़ वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, इफ़ वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, इफ़ वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट,
तो वर्क डन क्या हो जाएगा, P इंटू डेल वी। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0, और वर्क क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ पर याद रखनी है वो ये है कि अगर गैस एक्सपेंड कर रही होगी तो वर्क डन जो है ये पॉजिटिव होगा, और अगर गैस कंप्रेस हो रही होगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा। ये भी आपने याद रखना है। तो मूव करते हैं जी हम नेक्स्ट स्लाइड। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने अपना काम छोड़ा था। तो हम वर्क इन थर्मोडायनामिकल प्रोसेस की बात कर रहे थे और आपके सामने है, हमने इसको डिस्कस किया कि थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में वर्क किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और वर्क कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारे पास है जी वर्क इन एंगुलर फॉर्म, यानी कि हर जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसका कोई ना कोई एनालोगस क्वांटिटी है एंगुलर मोशन में भी। तो जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स होती है, वही काम एंगुलर मोशन में हम टॉर्क से लेते हैं। तो इसी तरह से वर्क जो है हमारे पास लीनियर मोशन में जो वर्क है उसको हम लिखते हैं F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू एफ डी से। तो अभी जो अगर हम एंगुलर मोशन की बात करें तो एंगुलर मोशन में जो हमारे पास वर्क है वो क्या होगा। तो आप देखिए कि जो वर्क है हमारे पास ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम बात कर लें एंगुलर मोशन की तो एंगुलर मोशन में यही फोर्स वाला काम हम लेते हैं टॉर्क से, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला काम है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका काम हम लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। यानी कि फोर्स की जगह हम रिप्लेस कर देंगे टॉर्क को, और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम रिप्लेस कर देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो ये जो शक्ल है ये वर्क ही है, लेकिन ये वर्क है किसमें, ये वर्क है हमारा एंगुलर मोशन में। अब देखें लीनियर मोशन में फोर्स है, एंगुलर मोशन में यहाँ पर फोर्स की जगह टॉर्क है, लीनियर मोशन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, और एंगुलर मोशन में यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर आप इन दोनों के डायमेंशंस निकाल के देखेंगे, अगर आप इन दोनों के यूनिट्स निकाल के देखेंगे तो वो सेम ही आएंगे। इसके यूनिट भी जूल ही आएगा और इसका यूनिट भी जूल ही है। सो करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान ये रिलेशन बनता है। इस रिलेशन को भी हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। अच्छा, इसमें अभी कुछ एग्जांपल्स को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन इट्स मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर आप वर्क करते हो, वर्क करने से उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में भी चेंज आता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आता है, क्योंकि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है ये इंटरलिंक्ड हैं। यानी कि दोनों में से अगर एक भी चीज़ तब्दील होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगी। अब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा कि वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा तो किस में चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा। तो आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हो कि जब भी वर्क आप करेंगे मोमेंटम में भी चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा। इफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वर्क डन इज पॉजिटिव। यानी कि वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हम यूँ कह सकते हैं, अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से तो वर्क डन पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर कम है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। वर्क डन का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफ़र करना। अब अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफ़र की गई है, और अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है तो इसका मतलब है सिस्टम ने काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र की है, ठीक है। तो सिस्टम पर वर्क किया गया है या सिस्टम ने वर्क किया है, तो उस सूरत में वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। वैसे वर्क पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, और अगर हम मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो मैग्नीट्यूड्स हमेशा एब्सोल्यूट होते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। जब भी उसके साथ कोई माइनस आता है ना, वो माइनस कोई ना कोई रेफरेंस होता है। तो यहाँ पर भी जो नेगेटिव वर्क है वो एक रेफरेंस है, वरना वर्क खुद से नेगेटिव नहीं है। अच्छा जी,
नो वर्क डन इज ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो वर्क एनर्जी थ्योरम डज नॉट अप्लाई टू सच सिचुएशन। जब आप मूव कर रहे होते हैं एक सर्कुलर पाथ में तो आपको पता है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। अगर वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ीरो होता है तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम को सर्कुलर मोशन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमारे पास होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ज़ीरो होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल होता है। ये देखें ज़रा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, और डिस्प्लेसमेंट के तौर पर हम ये लेते हैं डिस्टेंस जो कि हमारा टेंजेंट टू सर्कल डायरेक्शन में होता है। तो अगर आप इन दोनों के दरमियान एंगल देखें तो हमेशा 90 रहेगा। इस वजह से वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ीरो होता है। इसलिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम को इस तरह की सिचुएशंस पे अप्लाई नहीं कर सकते जहां पर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ डील कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पास पेपर्स में पीपीएससी में कि वर्क डन ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू व्हाट। तो देखें, अब आप साइकिल की बात कर रहे हैं, मतलब आप सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं, तो एक कंप्लीट रोटेशन जब आप लेंगे, एक कंप्लीट साइकिल जब आप मुकम्मल करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, चाहे आप साइकिल कंप्लीट करें या ना करें, वर्क डन तो फिर भी ज़ीरो होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हम डील कर रहे होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, और हमने कहा कि उसका वर्क जो है वो ज़ीरो होता है। अच्छा जी, इन वर्क एनर्जी थ्योरम वी आर कंसर्न ओनली अबाउट स्पीड एंड नॉट अबाउट वेलोसिटी। एक और बड़ी अहम बात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम में हमारे पास वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं हाफ mv² माइनस हाफ mvi², और ये वर्क है। अब आपके जहन में ये आ सकता है कि जो vf और vi हैं क्या ये वेलोसिटीज़ हैं या स्पीड्स हैं। तो हमें पता है कि वर्क स्केलर है, और वर्क की दूसरी तरफ जो चीज़ होनी चाहिए वो भी स्केलर होनी चाहिए। अगर वर्क स्केलर है तो इधर एनर्जी है, एनर्जी भी स्केलर होती है। अगर एनर्जी स्केलर है तो स्केलर के अंदर कोई वेक्टर तभी आ सकता है जब उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, लेकिन यहाँ पर मास और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट तो नहीं हो रहा, इसलिए ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, स्पीड है। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में भी जो v है वो वेलोसिटी के लिए नहीं है, स्पीड के लिए है। और वर्क एनर्जी थ्योरम में भी यहाँ पर आपको जो v नज़र आ रहा है ये v स्पीड के लिए है, वेलोसिटी के लिए नहीं है। तो मूव करते हैं जी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब हम आ गए हैं जी एनर्जी पे। तो वर्क और एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं है। हमने कहा कि वर्क जो है एक्चुअली वर्क क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ही है टू द सिस्टम या बाय द सिस्टम। ठीक है, एनर्जी आप सिस्टम में ट्रांसफ़र कर रहे हो या सिस्टम से अवे ट्रांसफ़र कर रहे हो। सो एबिलिटी टू डू। अच्छा, एक और मज़े की बात है एनर्जी के बारे में। एनर्जी को जब आप डिफ़ाइन कर रहे होते हैं ना तो एक्चुअली आप ये डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि एनर्जी क्या करती है, आप ये डिफ़ाइन नहीं कर रहे होते कि एनर्जी क्या है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि एनर्जी क्या है तो हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इसका कोई आंसर नहीं है। हमने कभी एनर्जी को देखा नहीं है। हम एनर्जी की जो उसके जो डायमेंशंस हैं, एनर्जी की जो शक्ल है, ठीक है, वो कैसी होती है, ठीक है जी, एनर्जी की कन्फिग्रेशन कैसी होती है, हम एनर्जी को सिर्फ क्या करते हैं, हम एनर्जी को फ़ील करते हैं, हम एनर्जी के जो इंट्रैक्शंस हैं हम उनको फ़ील करते हैं। तो जब आप डेफिनेशन कर रहे होते हो तो आप ये बता रहे होते हो कि एनर्जी करती क्या है, आप ये नहीं बता रहे होते हो कि एनर्जी क्या है। सो एनर्जी क्या है, कैसी दिखती है, ठीक है, ये हमें नहीं पता। हम एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, और फिज़िक्स में या साइंस जो होती है उसमें हमारा कंसर्न सिर्फ इस बात से होता है कि हम चीज़ों को मेजर कर सकें। ठीक है, इस बात से बिल्कुल कंसर्न नहीं होता कि कोई चीज़ हमें नज़र कैसी आ रही है या हमें वो नज़र नहीं आ रही, वो दिखती कैसी है, वो असल में कैसी है। तो हमारा कंसर्न सिर्फ इस बात से होता है कि जो चीज़ मेजर की जा सकती है हम उसको स्टडी करेंगे, वही हमारी साइंस में अंडर स्टडी होगी। अगर कोई चीज़ मेजर नहीं की जा सकती तो चाहे वो नज़र भी आ रही है, वो जैसी भी है, हम उसको स्टडी नहीं करते। हमारे पास जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में एनर्जी की दो बेसिक टाइप्स हैं, हमें पता है, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस कार्टून में आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने जब ये हथौड़ा इसने उठाया है तो इस वक्त जब ये हथौड़ा ज़मीन पर पड़ा था इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी।
जब इसने उठाया है इस हथौड़े को तो इसके अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है और पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई है। उसके बाद इसने इस ब्लॉक के ऊपर इसको जब मारा है, इस कील के ऊपर इसने इसको मारा है, तो उसने अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। और काइनेटिक एनर्जी के बाद जब उसने थोड़ा मारा है उस कील के ऊपर तो वहाँ से साउंड भी प्रोड्यूस हुआ है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में भी चेंज हुई है, वो हीट एनर्जी में भी चेंज हुई है। तो एनर्जी जो है मैकेनिक्स में बुनियादी तौर पर उसकी दो ही टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो बारी बारी हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं जी। काइनेटिक एनर्जी जो है हमें पता है ये मोशन की वजह से होती है और इसका फार्मूला आपके सामने है। इट इन्वॉल्व्स बोथ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। याद रखें यहाँ पर एक फ़र्क है काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी जो है चूँकि उसका ताल्लुक जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड्स के साथ होता है। जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वहाँ पर जो फोर्सेस होंगी वो फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगी, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होंगी। लेकिन जब आप काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो कंजर्वेटिव फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आ रही होती है। अब वो काइनेटिक एनर्जी में कमी फ्रिक्शन की वजह से आ रही होती है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो वहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वर्क किया किसकी वजह से जा रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में कमी आती है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हमारी स्पीड में कमी आती है, उस वक्त भी वर्क किया जा रहा है फ्रिक्शन की वजह से और काइनेटिक एनर्जी में कमी आ रही है फ्रिक्शन की वजह से। इसलिए काइनेटिक एनर्जी में दोनों तरह की फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो रिलेशंस होते हैं, इन रिलेशन से रिलेटेड जब आपसे MCQs पूछा जाएगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। अब फ़र्ज़ करें टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम मोमेंटम। अब देखें पहले क्या चीज़ आ गई, पहले आ गया मोमेंटम। द मैसिव बॉडी विल बी स्लोअर। अब पहले आ गया मोमेंटम। अब मोमेंटम वाला रिलेशन लिख लें। यहाँ पर हमें पता है कि मोमेंटम बराबर होता है mv के। अब ये कहा गया है कि टू बॉडीज़ हैविंग सेम मोमेंटम, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं और उनका मोमेंटम सेम है। यानी कि मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम हो गया कांस्टेंट। अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो ये जो प्रोडक्ट है मास का और वेलोसिटी का, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट जिनका मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम होने से मास और वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इसका मतलब है जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी और जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम मोमेंटम द मैसिव बॉडी विल बी स्लोअर। और अगर जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अच्छा जी, अब इसी रिलेशन को हम बहुत सारी तरह से घुमा सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू मोमेंटम ओवर वेलोसिटी। और इसी रिलेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम ओवर मास। अगर आपसे ये कहा जाए कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी स्पीड सेम है, जिनका मास सेम है, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास सेम है, अगर दो ऑब्जेक्ट का मास सेम हो तो आप ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। अब अगर मास सेम है यानी कि ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है तो इसके इस तरफ जो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। इसका मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रही हैं दोनों का मास अगर कांस्टेंट है तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, जिसकी स्पीड कम होगी उसका मोमेंटम भी कम होगा। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी किया जा सकता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी स्पीड सेम है। अगर स्पीड, अच्छा बात ये होती है कि जिस क्वांटिटी की बात हो रही होती है ना उस क्वांटिटी की वैल्यू हमें उस रिलेशन से निकाल लेनी होती है। अगर ये कहा जाए कि दो बॉडीज़ सेम स्पीड से जा रही हैं, अगर दो बॉडी की स्पीड सेम है यानी कि ये वाली वैल्यू सेम हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो ये दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दो ऑब्जेक्ट अगर सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं तो जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा है, चाहे उनकी स्पीड सेम ही क्यों नहीं है, चाहे वो एक साथ ही क्यों नहीं जा रहे हैं। जब ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, स्पीड उनकी सेम है, ये वाला फैक्टर कांस्टेंट हो गया है तो ये दोनों वैल्यूज़ जो डिवाइड हो रही हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। शर्त ये है कि ये दोनों जिसके बराबर हैं वो कांस्टेंट हो।
तो इसका मतलब है जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिसका मैस कम होगा उसका मोमेंटम कम होगा, चाहे दो चीज़ें एक स्पीड के साथ ही क्यों ना जा रही हूँ। तो एक ही रिलेशन में से तीन डिफरेंट सवाल आ गए। अगर वो कहें कि मोमेंटम सेम है तो ये रिलेशन लगेगा, अगर वो कहें मैस सेम है तो ये रिलेशन लगेगा, अगर वो कहें स्पीड सेम है तो ये रिलेशन लगेगा। उसके बाद हमारे पास है इफ़ टू बॉडीज़ ऑफ सेम मैस एंड सेम मोमेंटम, दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मैस भी सेम है उनका मोमेंटम भी सेम है। अब दो चीज़ें सेम हो गई, अब कौन सा रिलेशन लगेगा, अब यही लगेगा। अगर एक चीज़ सेम हो तो फिर आप इन तीनों में से कोई एक रिलेशन लगाएंगे, लेकिन अगर दो चीज़ें सेम आ जाएं तो फिर आप यही रिलेशन लगाएंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मोमेंटम भी सेम है, इफ़ टू बॉडीज़ ऑफ सेम मैस, मैस भी सेम है एंड और मोमेंटम भी सेम है। अगर मैस भी सेम है मोमेंटम भी सेम है तो फिर उनकी स्पीड भी सेम होगी, क्योंकि मोमेंटम सेम है उनका मैस भी सेम है, दो चीज़ें सेम आ गई तो तीसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाती है। ये भी आपने याद रखना है। तो अगर मैस भी सेम हो जाए मोमेंटम भी सेम हो जाए तो फिर वेलोसिटी को भी सेम होना है। अच्छा जी, मतलब फिर ये होगा कि फिर कोई डायरेक्ट इन्वर्स वाला रिलेशन नहीं रहेगा। उसके बाद हमारे पास है जी टू बॉडीज़ ऑफ सेम मोमेंटम, ये बात भी हो गई। अगर सेम मोमेंटम की बात होगी तो ये रिलेशन लगेगा, सेम मैस की बात होगी तो ये रिलेशन लगेगा, सेम स्पीड की बात होगी तो ये रिलेशन लगेगा। अच्छा जी, इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम मोमेंटम, ठीक है, देयर कैनेटिक एनर्जीज। अब मोमेंटम सेम है और रिलेशन किसके लिए निकालना है, कैनेटिक एनर्जी के लिए। इन दोनों में से कौन सा फार्मूला लगेगा, जिस क्वांटिटी पे काम करना है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो किस पे काम करना है, मोमेंटम पे। उन्होंने कहा मोमेंटम सेम है, ये देखें ये सेम है। अगर मोमेंटम सेम है तो फिर ये रिलेशन लगेगा, मोमेंटम सेम है कैनेटिक एनर्जी निकालें। अगर ये कहा जाए कि कैनेटिक एनर्जी सेम है और मोमेंटम निकालें तो फिर ये रिलेशन लगेगा। अभी उन्होंने ये कहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम मोमेंटम, दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका मोमेंटम सेम है, यानी कि पी ए और पी बी जो है ये बराबर है, ठीक है। मोमेंटम है किसके बराबर, मोमेंटम बराबर है जी 2m के, यहाँ पर भी आएगा 2m के, यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा बी, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास बचेगा 2ma के इज़ इक्वल टू 2mb और kb, m फॉर मैस एंड k फॉर कैनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर देखें जी ये तो हो गए कैंसल। अब कैनेटिक एनर्जी ऑफ a ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पर बच गया सॉरी ये 2 कटना था, मैच नहीं कटना था, ये mb आ गया, m में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये देखें अगर दो ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम सेम होगा, ठीक है, तो उनकी जो कैनेटिक एनर्जीज़ हैं के ए ओवर के बी, उनके दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा। तो यहाँ पर इसको सेट कर लें जी, ये m2 ओवर m1 है। अगर इसे 1-2 में लिखेंगे तो k1 ओवर k2 इज़ इक्वल टू m2 ओवर m1। तो इस तरह से एक ही रिलेशन को घुमा के जितने मर्जी आप वहाँ पर MCQs बना सकते हैं और इस तरह के रिलेशन ही पेपर में आते हैं। तो मूव करते हैं जी हम अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, अब इस पे गौर करें, इफ़ मोमेंटम इज़ डबल तो कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। अब देखें बात किसके ऊपर हो रही है, मोमेंटम के ऊपर। तो रिलेशन किसका निकालना है, मोमेंटम का। ये देखें तो कैनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ये रिलेशन है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी मोमेंटम इज़ डबल, मोमेंटम को डबल कर दें, सॉरी मैंने उलट बोल दिया, हमने कैनेटिक एनर्जी पे काम कर रहे हैं क्योंकि हमने कैनेटिक एनर्जी निकालनी है। सो कैनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन लगेगा यहाँ पर। इफ़ मोमेंटम इज़ डबल तो कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये देखें जी कैनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान ये रिलेशन है। मोमेंटम को डबल कर दें तो यहाँ p की जगह ये जो p स्क्वायर है p की जगह पुट कर दें 2p स्क्वायर, वैसे ही रहेगा, ये बन जाएगा 4p स्क्वायर ओवर 2m। इसमें जो p स्क्वायर ओवर 2m है इसको आप सेपरेट कर लें, ये इतना जो है p स्क्वायर ओवर 2m इसको सेपरेट कर लें। ये जो p स्क्वायर ओवर 2m है ये वापस कैनेटिक एनर्जी बन जाएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा कैनेटिक एनर्जी। ये है पहले वाली कैनेटिक एनर्जी और ये चेंज होने के बाद तो जो नई कैनेटिक एनर्जी है वो पहले वाली कैनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पर तो ये कहा गया कि इफ़ मोमेंटम इज़ डबल तो कैनेटिक एनर्जी क्या हो। अब इसको उलट कर दें, इफ़ कैनेटिक एनर्जी इज़ डबल, ठीक है, तो मोमेंटम क्या होगा। अब
काइनेटिक एनर्जी को डबल किया, निकालना क्या है, मोमेंटम। तो अब हमें मोमेंटम का रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से मोमेंटम निकाल लें। मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंटम आएगा हमारे पास √2m और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कर दें डबल, तो नई काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या बन जाएगी, 2m, इस k की जगह क्या आ जाएगा, 2k। काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो ये जो 2 है इसको बाहर निकाल लें, ये बाहर आके हो जाएगा √2, इधर बच गया 2mk। ये देखें 2mk, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वही पहले वाला मोमेंटम। तो ये हमारे पास आ गया जी √2 और p, तो p प्राइम। तो इसका मतलब है कि p प्राइम यानी कि जो नया मोमेंटम है वो पहले वाले मोमेंटम का √2 टाइम्स ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को डबल करेंगे, मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मोमेंटम को डबल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये डबल वाले रिलेशन मैंने दोनों करवा दिए। हाफ वाले रिलेशन आपने खुद करने हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को हाफ करें तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, या मोमेंटम को हाफ करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। ये दोनों रिलेशंस आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पर देखें जी, इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद सेम स्पीड द हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशंस अब आपने खुद सॉल्व करने मैंने आपको करवा दिए हैं। इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम मैस आर मूविंग पैरेलल द फास्टर विल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन यहाँ पे लिख सकते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू ½ mv²। तो आपको पता है जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर भी बहुत सारे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। अगर वो ये कहें कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मैस सेम है तो बताइए काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से अगर मैस सेम आ गया तो फिर हमें मैस के लिए रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैस के लिए रिलेशन क्या बनेगा, मैस आएगा हमारे पास 2 × काइनेटिक एनर्जी और डिवाइडेड बाय v²। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स का मैस सेम होगा तो आप देख सकते हैं जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी स्पीड कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और इसी तरह से स्पीड के लिए भी रिलेशन बनाया जा सकता है। तो अगर मैं स्पीड के लिए रिलेशन बनाना चाहूँ तो v² हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 2 × काइनेटिक एनर्जी ओवर m, और अगर यहाँ पर अंडर रूट ले लें तो v हमारे पास आएगा √2 × काइनेटिक एनर्जी और डिवाइडेड बाय m। अगर ये कहा जाए कि दो ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड सेम हो, अगर दो ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम हो तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका मैस कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर ये कहा जाए कि दो ऑब्जेक्ट का मैस सेम है तो फिर ये रिलेशन लगाना है। ये कहा जाए कि दो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो फिर ये रिलेशन लगाना है। क्लियर हो गया। तो एक ही रिलेशन से हमने 3 मुख्तलिफ रिलेशन बना लिए और इसी तरह से ही आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो अब हम आ गए हैं जी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा कि किसी भी फोर्स फील्ड के अंदर, अब फोर्स फील्ड क्या होती है, कोई भी ऐसी फील्ड जिसके अंदर एक फोर्स होती है उस फील्ड के साथ एसोसिएटेड, ऐसी फील्ड को कहते हैं वेक्टर फील्ड। मिसाल के तौर पर ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक हो गया। तो इस तरह की जो फील्ड्स हैं ये वेक्टर फील्ड्स कहलाती हैं और इन फील्ड्स के अंदर, इन फील्ड्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर एक फोर्स मौजूद होती है, इसलिए इन फील्ड्स को कहते हैं फोर्स फील्ड। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन फील्ड्स के अंदर एंटर होता है तो वो फील्ड को फील करता है इन द फॉर्म ऑफ अ फोर्स। अब हमारे पास बहुत सारी टाइप की पोटेंशियल एनर्जीज हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि अगर आप अर्थ की बात करें, ये हमारे पास अर्थ है, अगर आप अर्थ की बात करें तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ के अराउंड जो ये वाली जगह होती है इसको हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने जो रिलेशन बनाया है ये हमारे पास रिलेशन है विच इज़ इक्वल टू mgh। इसमें g आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h हाइट। लेकिन ये वाला रिलेशन आप सिर्फ उस वक्त लगा सकते हैं
जब ये जी की वैल्यू कांस्टेंट रहे, यानी कि अर्थ की सरफेस के करीब करीब, अगर आप अर्थ की सरफेस के करीब करीब हैं जहाँ पर जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो आप ये वाला रिलेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अर्थ से बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं तो फिर आप ये वाला रिलेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये रिलेशन एक आइडियल रिलेशन है जो सिर्फ अर्थ की सरफेस के करीब करीब होता है। दूसरी बात ये होती है कि पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने के लिए हमेशा आपको एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, जिस पॉइंट से हमने पोटेंशियल एनर्जी मापनी होती है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें और इस फार्मूले की बात करें, mgh वाले फार्मूले की, तो इस फार्मूले में जो रेफरेंस पॉइंट है जिसके रेफरेंस से हमने पोटेंशियल एनर्जी मापनी है, वो पॉइंट हम सरफेस ऑफ अर्थ पे लेते होते हैं। और याद रखें, जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, रेफरेंस पॉइंट पे हमेशा एनर्जी जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन रेफरेंस पॉइंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि फील्ड के अंदर अगर आपने दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करना हो, आप जिस मर्जी रास्ते से जाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड्स होती हैं और कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन जो होता है वो डिपेंड नहीं करता कि आप किस पाथ से जा रहे हैं। अगर मुझे दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करना हो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लें कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है और यहाँ पर मुझे मूव करना है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, ए से बी के दरमियान मुझे जाना है। तो आप ए से बी के दरमियान जाने के लिए जो मर्ज़ी रास्ता इख्तियार करें, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये फ़र्क पड़ता है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आप कहाँ पे एंड करने वाले हैं। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, हम एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करते हैं, हम एनर्जी डिफरेंस से कंसर्न्ड होते हैं, लेकिन कौन सा पाथ आप चूज़ करेंगे उससे हम बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं हैं। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज बिलोंग्स टू अ सिस्टम। याद रखें, जब भी बात पोटेंशियल एनर्जी की होगी तो वहाँ पर कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। मसलन अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमारी वो बॉडी जिसकी पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं और हमारी अर्थ, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे सबसे पहले हमें वहाँ पर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। उसके बाद है जी, पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व्स कंजर्वेटिव फोर्सेस। जिस तरह बात हुई थी कैनेटिक एनर्जी की, तो हमने कहा था कि कैनेटिक एनर्जी में कंजर्वेटिव फोर्सेस भी होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डील करती है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ डील नहीं करती। हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होती क्या हैं आखिर। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, वो भी मैं आपको साथ बता देता हूँ। हमने तो सिर्फ पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसी तरह से हमारे पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है और इसके अलावा हमारे पास केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। अच्छा जी, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? इसकी जो डेफिनेशन है हम ये पढ़ते आए हैं हमेशा कि ये ऐसी फोर्स होती है जो इंडिपेंडेंट होती है पाथ के, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, और वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ ये भी ज़ीरो होता है। A force is conservative if work done by the force is independent of path. Work done along a closed path is zero. यानी कि अगर आप फील्ड के अंदर हैं और आप एक क्लोज पाथ में मूव करते हैं, मसलन आप इस तरह से मूव करते हैं, पॉइंट ए से आप बी पे जाते हैं, बी से सी पे जाते हैं और सी से डी पे आते हैं और डी से वापस फिर ए पे आ जाते हैं, तो एक कंप्लीट लूप बन रहा है। आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा जी, कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये वो चीज़ है जहाँ से हमें समझ आएगी कि कंजर्वेटिव फोर्स होती क्या है। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं होता, आइडिया कॉन्सेप्ट नहीं बनता, इंट्यूशन नहीं मिलता कि आखिर ये होता क्या है, ये वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ। तो यहाँ से आपको समझ आएगा कि
कंजर्वेटिव फोर्स जो है ये एनर्जी की फॉर्म को तब्दील नहीं करती, यानी कि अगर मैकेनिकल एनर्जी है तो वो मैकेनिकल ही रहती है, अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रिक ही रहती है, अगर मैग्नेटिक एनर्जी है तो वो मैग्नेटिक ही रहती है। बस ये इतना करती है कि ये काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में बदल सकती है, पोटेंशियल को काइनेटिक में बदल सकती है, लेकिन जो एनर्जी की नेचर होती है ये उसको तब्दील नहीं करती। एनर्जी अपनी पेरेंटल फॉर्म में रहती है, यानी कि अगर वो मैकेनिकल एनर्जी है तो कंजर्वेटिव फोर्स जब अप्लाई होगी तो ये मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिकल ही रखेगी, सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल को चेंज करेगी। अगर एनर्जी इलेक्ट्रिकल है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल ही रखेगी, यानी कि ये ऐसा नहीं करेगी कि ये हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है ये उसको कन्वर्ट कर दे किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर ऐसा हो जाए तो वो फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होगा, वो फोर्स भी कंजर्वेटिव नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या करती है, फ्रिक्शन जो पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अब हीट एनर्जी जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म हो गई, एनर्जी की नेचर बदल गई, है तो वो एनर्जी ही। तो इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो कंजर्वेटिव नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने एनर्जी की नेचर को तब्दील कर दिया। तो अगर तो एनर्जी मैकेनिकल है और वो मैकेनिकल ही रहती है, और अगर एनर्जी इलेक्ट्रिकल है और वो इलेक्ट्रिकल ही रहती है, तो फिर वो फोर्स क्या होगी, कंजर्वेटिव। लेकिन फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एनर्जी है इलेक्ट्रिकल, हम उसे बदल देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, हम उसे बदल देते हैं साउंड एनर्जी में, हम उसे बदल देते हैं हीट में, तो फिर ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगी। तो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स मैकेनिकल, एनर्जी मैकेनिकल है तो मैकेनिकल ही रहेगी, इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल ही रहेगी, मैग्नेटिक है मैग्नेटिक ही रहेगी, साउंड है साउंड ही रहेगी, हीट है हीट ही रहेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स जो है ये हमारे पास बराबर होती है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये डी यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर माइनस का साइन क्या बता, इसका मतलब ये है कि जब भी फोर्स लगेगी तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आप दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कर रहे हों, यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं और हम दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। वो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो चेंज की वजह ये वाली फोर्स है। ठीक है, ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि हमारी फोर्स की डायरेक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है इस केस में पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान अगर आप मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर को होगी, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है। फ़र्ज़ करें कि इधर को जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है, इसका मतलब है कि हमारी फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी। और ऐसा ही तो होता है, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर आप ज़मीन की तरफ मूव करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, अगर आप ज़मीन से अवे मूव करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा, और अगर आप ज़मीन की तरफ मूव कर रहे हैं ये देखें तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो चेंज नेगेटिव होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन भी हमेशा डाउनवर्ड ही होती है, ज़मीन की तरफ ही होती है। इसलिए ये रिलेशन जो है ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है,
कैसे चेंज आएगा? आपके डिस्प्लेसमेंट की वजह से, आपके मूव करने की वजह से, इसे कहते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स। ऐसा किस वजह से होगा? किसी न किसी फोर्स की वजह से होगा, और वो फोर्स ऐसी होगी जिसकी डायरेक्शन वो होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि वो फोर्स जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो ये कौन सी फोर्स की बात हो रही है यहाँ पर? ये बात हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ये जो है, ये इक्वेशन जो है, ये डेफिनेशन भी बन गई। किसकी डेफिनेशन बन गई? ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से एक MCQs बन गया कि ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स का। अच्छा जी, नहीं पीछे फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स हम ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्क डन इज इक्वल टू 0। ये देखें, ये क्या है? क्लोज पाथ। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स जो है, कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क करेगी अलोंग अ क्लोज पाथ तो वो वर्क किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। एट ग्रेटर हाइट्स, पिछले स्लाइड में बात हुई थी कि जो ये वाला रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी वाला इज इक्वल टू mgh, ये रिलेशन उस वक्त पॉसिबल है अगर आप ज़मीन की सरफेस के करीब करीब रहते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं तो आप इस रिलेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि g की वैल्यू 0 हो जाएगी या g की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो फिर हमें कौन सा रिलेशन लगाना है? वो रिलेशन जिसमें ये g ना आए। तो वो रिलेशन हमारे पास ये है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -gmm/r। इसका मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो आप ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। इसे समटाइम्स हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है जी, इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहना चाहिए, इसको सिंपली पोटेंशियल एनर्जी कहना चाहिए। पुराने लिटरेचर में इसको एब्सोल्यूट कहा जाता था, लेकिन अब इसको नहीं कहा जाता। तो हो सकता है कि कहीं पर आपको पुराने लिटरेचर में इसका नाम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नज़र आए, लेकिन अब नज़र नहीं आएगा, इसको पोटेंशियल एनर्जी ही कहा जाता है। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हम ग्रेटर हाइट्स पे चले जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन ये बता रहा है कि अर्थ एक बाउंड सिस्टम है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है, अगर आप चाहते हैं कि आप उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाएं तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इस रिलेशन को आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक चीज़ पड़ी है कुएं में, वो कुआं समझ लें कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, और उस कुएं से आपको उस चीज़ को बाहर निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? आप एनर्जी खर्च करेंगे, आप एनर्जी एक्सपेंड करेंगे, एनर्जी डालेंगे सिस्टम में। तो जितने भी बाउंड सिस्टम होते हैं, चाहे अच्छा यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बात करें तो आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन एटम जो है उसके पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, ये पेपर में भी आया हुआ है, 2 दफ़ा आया हुआ है ये क्वेश्चन MCQs 2015 के लेक्चरर के पेपर में। इसके अलावा ये 2000 मेरा ख्याल 12 या 15 के SS के 13 के SS के पेपर में भी आया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है पहले ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के, वो क्या होती है? तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब यहाँ पर ये जहन में क्वेश्चन आता है कि एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकती है, ये माइनस क्यों है? ये माइनस सिंपली ये बता रहा है एनर्जी नेगेटिव नहीं है, ये माइनस सिंपली ये बता रहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की जो फील्ड है, जिस फील्ड के अंदर न्यूक्लियस ने उसको अट्रैक्ट किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन को उस फील्ड से बाहर निकालें तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए एनर्जी क्या है? नेगेटिव है। बिल्कुल वही एग्जांपल यहाँ पर है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना चाहेंगे तो आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी, आपको एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी, आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा। और दूसरी बात है रेफरेंस पॉइंट। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ना तो रेफरेंस पॉइंट जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ हम नहीं लेंगे, बल्कि रेफरेंस पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे होगा, यानी कि वो पॉइंट होगा जहाँ पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना वीक हो जाता है कि आप उसे कहते हैं कि वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ये ज़ीरो हो गया। तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी लिया जाता है। इस फार्मूले के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, और इस फार्मूले के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो सरफेस ऑफ अर्थ है। और याद रखें रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ज़ीरो होती है। और
इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया हुआ है। अगर आपने रेफरेंस पॉइंट सरफेस ऑफ अर्थ लिया हुआ है तो फिर इस फार्मूले के मुताबिक वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। लेकिन अगर आपने रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी लिया हुआ है तो आपकी एनर्जी की वैल्यूज़ भी बदल जाएंगी। अगर आपने रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी लिया हुआ है तो आप ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं तो फिर सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी। कोई चीज़ अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ी होगी तो भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। कब? अगर आप ये फार्मूला लगाएंगे। कब? जब आप रेफरेंस पॉइंट सरफेस ऑफ अर्थ को नहीं मानेंगे। जब आप रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी को मानेंगे तो फिर सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ज़ीरो कहाँ पर होगी? ज़ीरो होगी रेफरेंस पॉइंट पे, यानी कि इन्फिनिटी पे। और अगर आप ये फार्मूला लगाएंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ पे ज़ीरो होगी। इसके अलावा सरफेस ऑफ अर्थ पे ज़ीरो होगी, इसके अलावा बाकी पॉइंट्स पे आप उसे कैलकुलेट कर सकेंगे। तो मूव करते हैं जी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखें जी, अगर तो जिस तरह हमने पीछे एक रिलेशन बनाया कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डी यू ओवर डी आर इज़ इक्वल टू फोर्स, और अगर यहाँ से मुझे डी यू निकालना हो तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ डी यू इज़ इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर। और मुझे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, इस रिलेशन को, तो मैं इसको एफ डॉट डी आर लिख सकता हूँ। इसका रिजल्ट फिर भी एक स्केलर ही होगा, और वो स्केलर क्या होगा? वो स्केलर ये एनर्जी होगी। ठीक है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोर्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर तो आप वन डायमेंशन में हैं तो फिर ऐसे लिखेंगे एफ इज़ इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी आर, और अगर हम थ्री डायमेंशन में हैं तो फिर हमें यहाँ पर डेल लिखना पड़ेगा। डेल आपको पता है एक ऑपरेटर है, और डेल जो है ये तीनों एक्सिस में ऑपरेट करेगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे और प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एफ़ है ये बराबर हो जाएगा माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स यू इंटू आई प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई जे, ये माइनस आ जाएगा पार्शियल यू बाय पार्शियल जी के। तो ये देखें जी, ये हमारे पास है एफ़, और माइनस ग्रेड यू या डेल यू को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो अगर हम थ्री डायमेंशनल की बात करें तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के दरमियान ये वाला या ये वाला रिलेशन होगा, और अगर हम वन डायमेंशन की बात कर रहे होंगे तो फिर सिंपली हमारे पास ये रिलेशन होगा जी। तो मूव करते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। द फोर्सेज विच कन्वर्ट वन काइंड ऑफ एनर्जी इंटू अनदर काइंड। फॉर एग्जांपल, ये मैकेनिकल एनर्जी को हीट में या साउंड में कन्वर्ट कर देती हैं ड्यूरिंग देयर एप्लीकेशन आर नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। मिसाल है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स, इसके अलावा एयर ड्रैग या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये सारी फोर्सेज जो हैं ये नॉन कंजर्वेटिव हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज डिपेंड अपॉन पाथ, और इसके अलावा वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। उसके बाद हमारे पास है जी कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमें पता है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकती है। आप काइनेटिक को पोटेंशियल में बदल सकते हैं, पोटेंशियल को काइनेटिक में, आप मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदल सकते हैं, आप साउंड एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल सकते हैं, आप हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। तो एनर्जीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वन काइंड ऑफ एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म एंड इट्स काइंड डज नॉट चेंज। ठीक है जी, अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम में होंगे तो फिर एनर्जी की नेचर भी नहीं बदलेगी। अगर तो वो मैकेनिकल है तो वो मैकेनिकल रहेगी, अगर वो साउंड है तो वो साउंड रहेगी, अगर वो हीट है तो वो हीट रहेगी। लेकिन अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड ना हो तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या उसकी नेचर भी बदल जाए। इसके बावजूद दोनों सिस्टम में, चाहे सिस्टम आइसोलेटेड हो या ना हो, जो आपकी टोटल एनर्जी है ये हमेशा कंजर्व करती है। ठीक है जी। फॉर अ नॉन आइसोलेटेड सिस्टम although energy remain conserved but mechanical energy can be converted into heat energy या साउंड एनर्जी। क्लियर हो गया जी? ठीक है, तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जी। एनर्जी और इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या ताल्लुक है? तो ये वाला टॉपिक भी हमारा
ये वाला टॉपिक भी हमारा टारगेट हो सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो ये ग्राफ की मदद से आप इस रिलेशन को समझ सकते हैं। इसमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है ये हमने लिया है डिस्प्लेसमेंट, और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है ये हमने ली है एनर्जी। आप देख रहे हैं कि ये है हमारा एम्पलीट्यूड, ये हमारा एम्पलीट्यूड है, इसको आप पॉजिटिव एक्स कह लें, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये भी हमारा एम्पलीट्यूड है, इसको आप नेगेटिव एक्स कह लें। अब देख रहे हैं कि जब मीन पोजीशन से कोई भी सिस्टम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पर भी देखें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। जब भी वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन जब भी सिस्टम अपनी मीन पोजीशन पे आता है तो उसकी जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो ज़ीरो हो जाती है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी अगर कम से कम होगी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये हमारा टारगेट हो सकता है। ठीक है जी, व्हेन यू एक्स इज़ मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होगी तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। मिनिमम हो गया, या सिंपली आप कह लें कि पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर मिनिमम होगी हमें वो पॉइंट ढूंढना है, और वो पॉइंट जो है वही पॉइंट कहलाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सरफेस ऑफ अर्थ हो या वो इन्फिनिटी पे हो, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रेफरेंस पॉइंट चूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल सरफेस की, जिस तरह ये सरफेस है इसके ऊपर एक मैस पड़ा हुआ है m, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है ये वर्टिकली अपवर्ड है। ये हमारी एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाह रहे हैं, और ये हमारी फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारा जो फोर्स है, आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होती है, ये म्यू एस या एन के बराबर होती है, और म्यू के या एन के बराबर होती है। इसमें म्यू एस जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो एन जो होता है ये नॉर्मल फोर्स होती है, और आपको पता है कि नॉर्मल फोर्स जो होती है ये वेट के बराबर हो सकती है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो वेट के बराबर हो सकता है। तो इसलिए अगर फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात की जाए तो इस रिलेशन के मुताबिक म्यू के एम जी के बराबर आ जाएगा। और वर्क आपको पता है किसके बराबर होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारी क्या है, फोर्स हमारी म्यू के एम जी है और डिस्प्लेसमेंट हमारा डी है। तो वर्क हमारा क्या आ गया, म्यू के एम जी डी। जी, अब हम बात कर लेते हैं इंक्लाइन प्लेन की। तो अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हैं, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है बजाय इसके कि वो प्लेन सरफेस के ऊपर मूव कर रहा हो, वो एक इंक्लाइन सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। अब दो तरह से मोशन हो सकता है, उसका मोशन डाउनवर्ड है या उसका मोशन अपवर्ड है। व्हेन अ ब्लॉक मूव्स अप अलोंग इंक्लाइन प्लेन। अच्छा जी, तो व्हेन अ ब्लॉक मूव्स अप अलोंग इंक्लाइन प्लेन, अगर आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारी जो फोर्स है ये हो जाएगी म्यू के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पर हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट्स में से, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स बना के। जिस तरह ये देखें, ये हमारे पास वेट है तो हम वेट के कंपोनेंट्स बना लेंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास वेट के कंपोनेंट हो गए, ठीक है। देखिए एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, तो वेट का एक कंपोनेंट जो है ये हमारे पास है, दैट इज़ एम जी एम जी साइन थीटा। यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो ये बन गया एम जी साइन थीटा, और ये बन गया हमारे पास एम जी कॉस थीटा। तो वेट के हमने कंपोनेंट्स बना लिए, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, और वर्क जो है, ठीक है जी, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एम जी एस साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। इसी तरह से व्हेन ब्लॉक इज़ मूविंग डाउनवर्ड, अगर ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो फिर फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो बदल जाएंगी। तो जहाँ पर पहले प्लस था अब वहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इसको ड्राइव करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है।
बस आपने इस फार्मूले को याद रखना है और इस फार्मूले को अप्लाई करना हमें आना चाहिए, इसकी डेरिवेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास आ गई है जी पावर। तो पावर से भी चांस होता है MCQs आने का, ठीक है जी। तो पावर क्या है जी? रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, यानी कि वर्क का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफ़र करना, और वो एनर्जी ट्रांसफ़र करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, इसे कहते हैं पावर। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर उसकी पावर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो थोड़े टाइम में ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। और अगर हम कहें कि भाई किसी चीज़ की पावर कम है, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा टाइम में कम एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप भाग के सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप थक जाते हैं, लेकिन वही सीढ़ियाँ अगर आप आहिस्ता आहिस्ता चढ़ें, आप नहीं थकते। वजह यह है कि जब आप सीढ़ियाँ भाग के चढ़े या जब आप सीढ़ियाँ स्लो चढ़े, दोनों सूरतों में आपने एनर्जी तो एक जितनी ट्रांसफ़र की, ठीक है, लेकिन जब आप भाग के चढ़े आपने थोड़ा टाइम लिया, इसलिए आपको आपकी पावर ज़्यादा होगी, यानी कि आपको ज़्यादा पावर लगानी पड़ी। और जब आप आहिस्ता आहिस्ता चढ़े, एनर्जी आपने उतनी ही ट्रांसफ़र की है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने की वजह से आपको कम पावर लगानी पड़ेगी। जब पावर कम लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो आप थकेंगे नहीं। बात समझ आई? पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, हमें सबको पता है, और इसका यूनिट जो है आपको पता है, वर्क का यूनिट जूल होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जूल पर सेकंड। और 1 हॉर्स पावर जो है ये FPS, हमें पता है कि हमारे पास मुख्तलिफ सिस्टम है यूनिट्स के, CGS सिस्टम है, FPS सिस्टम है, SI सिस्टम है। तो FPS सिस्टम के अंदर जो पावर का यूनिट है वो वाट है, हॉर्स पावर है, और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQs बन सकता है। इसके अलावा CGS सिस्टम के अंदर पावर का जो यूनिट है वो ERG पर सेकंड है। यूनिट ऑफ पावर इन FPS सिस्टम इज़ हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर इज़ यूज US कस्टमरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा हम पावर वाले रिलेशन के साथ 2-4 हाथ करेंगे। तो 3 तरह से इस रिलेशन को लिख सकते हैं हम। ठीक है जी, P इज़ इक्वल टू W/T, ठीक है। और अगर हमें W निकालना हो यहाँ से तो W क्या आएगा, ठीक है। और अगर हमें T निकालना हो तो T क्या आएगा। तो 3 चीज़ें हमारे पास बन गई। अगर पावर निकालेंगे तो ये W/T आएगी। अगर हम यहाँ से वर्क निकालेंगे तो वर्क जो है इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम टाइम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये देखें टाइम निकालेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है जी। तो टाइम निकालेंगे तो ये बन जाएगा जी, टाइम बन जाएगा W/P। पावर हमारे पास क्या आ गई, W/T। वर्क हमारे पास क्या आ गया, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम हमारे पास क्या आ गया, वर्क ओवर पावर। अब इस तीनों रिलेशन को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि जी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी पावर सेम है, तो ये रिलेशन लगेगा। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक जितना वर्क कर रहे हैं या एक जितनी बराबर एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं, बराबर एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये रिलेशन लगेगा। अगर ये कहा जाए कि 2 ऑब्जेक्ट सेम टाइम में वर्क कर रहे हैं या सेम टाइम में वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जब टाइम सेम हो जाएगा ये रिलेशन लगेगा, जब वर्क सेम हो जाएगा ये रिलेशन लगेगा, जब पावर सेम होगी ये रिलेशन लगेगा। अब यहाँ पर गौर करें, अगर 2 कम एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, इसी तरह से अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, अगर एनर्जी सेम हो जाएगी यानी कि ये वाला फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, तो पावर और टाइम क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसकी पावर कम है फिर, और जो कम टाइम ले रहा है उसकी पावर ज़्यादा है फिर। और अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम टाइम में वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो ज़्यादा वर्क कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा होगी। अगर दोनों सेम टाइम ले रहे हैं तो सेम टाइम में जो ज़्यादा वर्क करेगा उसकी पावर ज़्यादा, जो कम वर्क करेगा उसकी पावर कम, ठीक है। तो आपने सिर्फ 2 चीज़ें समझनी होती हैं। सबसे पहले ये समझना है कि किस क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है कि वो सेम है। सबसे पहले तो फार्मूला बना लें उसका, जो भी बनता है।
उसके बाद आप देख लें कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली। अगर तो दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं और उनका आंसर एक कांस्टेंट फैक्टर है तो फिर ये दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये दोनों क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन शर्त है कि ये वाला फैक्टर क्या रहना चाहिए, जो उनके प्रोडक्ट के बराबर है या जो उन दोनों की डिवीजन के बराबर है, यानी कि दूसरी तरफ जो फैक्टर है उस फैक्टर को कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी उनके दरमियान डायरेक्ट या इन्वर्स का रिलेशन बनेगा। ठीक है, अगर वो फैक्टर कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रहा है, तो फिर डायरेक्ट या इन्वर्स का रिलेशन नहीं बनेगा। मूव करते हैं जी नेक्स्ट। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन बन गए जी, इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स हैव टू ट्रांसफ़र सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब किसकी बात हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र की, यानी कि वर्क की बात हो रही है, तो वर्क का फार्मूला बना लें। ठीक है, इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स टेक सेम अमाउंट ऑफ टाइम, टाइम सेम है, ये वाला फार्मूला बन गया, ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, कमर्शियली पावर इज़ मेजर्ड इन किलोवाट्स। कमर्शियली हम जो पावर को मेजर करते हैं वो किलोवाट में करते हैं। किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड नॉट। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होती है अक्सर बच्चे, आप लोग तो नहीं करेंगे, ज़ाहिर बात है, आप तो माशाल्लाह समझदार हैं। बच्चे ये करते हैं कि वो किलोवाट आवर को एनर्जी का यूनिट समझ लेते हैं, लेकिन हमने देखा कि किलोवाट आवर जो है ये जूल सेकंड के बराबर होता है, सॉरी जूल के बराबर होता है। ठीक है, और जूल किसका यूनिट है, जूल यूनिट है एनर्जी का। इसका मतलब है किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी का यूनिट है, ये पावर का यूनिट नहीं है। 1 किलोवाट आवर जो है ये 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है, ये भी आप सबको पता ही है, सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया है। तो इसके अलावा हमारे पास ये रेल कार का क्वेश्चन जो है ये आ सकता है। ठीक है जी, कि अगर हमारे पास रेल इंजन हो और वो रेल का इंजन एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ रहा हो, यानी कि हमारी जो रेल गाड़ी है, ठीक है, हमारी रेलगाड़ी ने ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ना हो किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर या नीचे की तरफ आना हो, तो फिर उसकी पावर कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। उसकी पावर कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है हमारे पास। ये म्यू जो है ये फ्रिक्शन के लिए है, P = म्यू mg/v। ठीक है, अब v जो है ये स्पीड है। आपको ये भी पता है कि पावर जो है ये Fv के बराबर भी होती है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा, ये v वैसे ही आ जाएगा, और चूंकि हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो साथ में यहाँ पर फ्रिक्शन भी होने चाहिए। इफ़ इंजन इज़ पुल्ड अपवर्ड, तो ये रिलेशन जो पहले ही हमने कैलकुलेट किया हुआ है, और ये रिलेशन ये भी हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। अगर वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो फिर ये रिलेशन लगेगा, अगर वो अपवर्ड मूव कर रहा है तो वो ये रिलेशन लगेगा। क्लियर हो गया जी। तो यहाँ पर भी इनकी डेरिवेशंस की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट इनको यूज़ करना है कि हम इनको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी डेरिवेशन हमने नहीं करनी, ना ही हमें उसकी ज़रूरत है। अच्छा जी, इस तरह से एंगुलर मोशन के अंदर भी पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह हमने कहा कि पावर जो है ये बराबर होती है एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क आपको पता है किसके बराबर होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब फोर्स की जगह एंगुलर मोशन में फोर्स की एनालॉजी क्या है, विच क्वांटिटी इज़ एनालॉगस टू फोर्स इन एंगुलर मोशन। तो एंगुलर मोशन में फोर्स वाला काम हम लेते हैं टॉर्क से, तो एफ की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क। ये है डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्लेस करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डी थीटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा टाइम। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं टी डी थीटा ओवर टाइम। ठीक है, तो इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि पावर जो है ये बराबर होती है एफ वी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम एफ़ को रिप्लेस कर सकते हैं टॉर्क के साथ और v को रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा के साथ या डी ओमेगा के साथ। आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया पावर इज़ इक्वल टू टॉर्क डी ओमेगा। ये दो रिलेशन जो हैं ये पावर के हम इस्तेमाल करते हैं एंगुलर मोशन के अंदर। तो मेरा ख़्याल है कि नेक्स्ट स्लाइड जो है नहीं है, इसके साथ ही हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया है। लेक्चर थोड़ा लेंथी है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2-3 MCQs मस्ट आने का चांस है, और जितनी मैंने बातें डिस्कस की हैं इंशाल्लाह इससे बाहर कोई MCQs नहीं आएगा। थैंक यू।